Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV Government Girls College, कोटा। बच्चों, आज हम वॉन्डरवॉल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। वॉन्डरवॉल फोर्सेस या वॉन्डरवॉल आकर्षण बल कोई भी अणु होता है जो कि छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। उन परमाणुओं में हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बना हुआ होता है। बहुत से अणुओं की ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाओं में उनकी संरचनाओं की व्याख्या उनमें उपस्थित आयनिक सहसंयोजक व धात्विक बंधों के साथ अन्य बलों पर भी निर्भर करती है, जैसे कि उत्कृष्ट गैसों के परमाणु सममित वृत्ताकार होते हैं। सहसंयोजक आयनिक व धात्विक बंध बनाने में असमर्थ होते हुए भी ये ठोस, द्रव और अवस्थाओं में हो सकते हैं। ठोस या द्रव अवस्थाओं का अस्तित्व यह इंगित करता है कि परमाणुओं के मध्य किसी भी प्रकार के बल अवश्य उपस्थित होंगे, जिससे कि नोबल गैसेस में एसोसिएशन व क्रिस्टलाइजेशन होता है। अतः नोबल गैसेस में एकल परमाणु अणु क्रिस्टल में एक विशेष आकर्षण बल द्वारा परस्पर आकर्षित रहते हैं। इस प्रकार के बलों को हम वॉन्डरवॉल बल कहते हैं। आयनिक व सहसंयोजक बंध जैसे कि बंधों की तुलना में वॉन्डरवॉल फोर्सेस बहुत दुर्बल होते हैं। जैसे क्लोरीन के अणु में हमें पता है कि क्लोरीन में बंध वियोजन की ऊर्जा, सहसंयोजक बंध ऊर्जा 242 किलो जूल है, जबकि क्रिस्टलीय क्लोरीन की ऊर्ध्वपातन ऊर्जा केवल 25 किलो जूल ही है। क्योंकि क्रिस्टलीय अवस्था में क्लोरीन अणु परस्पर वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस के द्वारा आकर्षित रहते हैं। वॉन्डरवॉल फोर्सेस को हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। आयन डायपोल अट्रैक्शन। आयनिक यौगिकों के ध्रुवीय विलायकों से बने विलयनों में आयन द्विध्रुव आकर्षण महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनमें विलायक संकरित आयन उपस्थित होते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में NaOH का होल एक्स या जो कि एक पॉजिटिव आयन है, या ClH2O का होल वाई नेगेटिव आयन विद्यमान है। आयन द्विध्रुव आकर्षण की अपेक्षा बहुत दुर्बल होते हैं। आयन द्विध्रुव आकर्षण दिशात्मक होते हैं, इसलिए इसे निम्न चित्र के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार डायपोल अट्रैक्शन। किसी भी अणु में डायपोल अट्रैक्शन इस प्रकार का आकर्षण ध्रुवीय अणुओं के विपरीत ध्रुवों के मध्य होता है। ध्रुवीय यौगिकों के अणु जैसे कि हम जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl परस्पर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि दो अणुओं के विपरीत आवेश युक्त शिरे एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और उनमें अट्रैक्शन आ जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं हेड टेल कॉम्बिनेशन और द पैरेलल कॉम्बिनेशन। आयन द्विध्रुव आकर्षण की अपेक्षा डायपोल अट्रैक्शन दुर्बल होता है तथा दो द्विध्रुवों के मध्य दूरी बढ़ने पर आकर्षण में कमी हो जाएगी, और आयन द्विध्रुव आकर्षण के समान यह आकर्षण भी दिशात्मक होता है, और यह आकर्षण जल और हाइड्रोजन फ्लोराइड जैसे ध्रुवीय द्रवों में अणुओं के एसोसिएशन और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार ये कीजम साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इन बलों को दी डायपोल इंटरेक्शन और द कीजम फोर्स भी कहा जाता है, जो कि ताप पर निर्भर करता है। बच्चों, आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन यदि किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक आयन के संपर्क में लाया जाए तो आयन जो है वो अध्रुवीय अणु इलेक्ट्रॉन अभ्र को डीलोकलाइज करके अणु को पोलराइज कर देता है, और इस प्रकार आयन एवं अणु के विपरीत आवेशित सिरे के मध्य आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं सोडियम आयन व क्लोरीन के मध्य आकर्षण, इसमें आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन पाया जाता है। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। बच्चों, इसमें क्या होता है कि
नॉन पोलर मॉलिक्यूल को किसी भी पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में लाते हैं। एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर है और उसको हमने पोलर मॉलिक्यूल के साथ में लेके आए, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, कुछ पोलर उसमें पोलैरिटी आ जाएगी। जैसे H2 को H2O के संपर्क में लाए, H2 मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है, और H2O पोलर मॉलिक्यूल है। इन दोनों को पास में लाने पर आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण एवं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बहुत दुर्बल होते हैं। अब हम बात समझेंगे बच्चों तत्कालिक द्विध्रुव प्रेरित आकर्षण या लंदन फोर्सेस। इस प्रकार का आकर्षण दो समान अध्रुवीय अणुओं के मध्य उपस्थित होता है। अध्रुवीय अणु जैसे कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अक्रिय गैसें की ठोस एवं द्रव अवस्थाओं में समझने के लिए हम इनका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का आकर्षण बल समझेंगे। एफ लंदन 1930 में साइंटिस्ट ने इन अणुओं के मध्य आकर्षण बलों को प्रपोज किया, जिसलिए इसे लंदन फोर्सेस भी कहा जाता है। इन अणुओं में विपरीत आवेश एक दूसरे के इतने कोइंसाइड होते हैं कि अणु पूर्ण रूप से नॉन पोलर होता है। यदि इन अणुओं का इलेक्ट्रॉन अभ्र नाभिक से थोड़ा भी विचलित हो जाए तो अणु क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, और यह पोलर अणु अपने निकट के नॉन पोलर अणु को भी पोलर कर देगा और उनके मध्य आकर्षण बल आ जाएगा। तो बच्चों वॉन डर वाल फोर्सेस को जो इफ़ेक्ट करने वाले कारक हैं उनको हम समझते हैं, जिनके द्वारा अणु में वॉन डर वाल फोर्सेस की धारणा आती है। पहला है एटॉमिक रेडियाई। परमाणुीय त्रिज्या के बढ़ने के साथ लंदन बल में बड़ी तीव्रता के साथ वृद्धि होती है। फलस्वरूप पदार्थों के क्वथनांक के मान बढ़ जाते हैं, और यही कारण है कि परमाणु संख्या बढ़ने के साथ पदार्थों के क्वथनांकों के मान भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि परमाणुीय त्रिज्या बढ़ जाती है और उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांकों के मान निम्नलिखित क्रम में होते हैं। डायपोल मोमेंट, इस हिसाब से हम देखते हैं कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ने के साथ ही अणुओं में वॉन डर वाल फोर्सेस भी बढ़ते जाते हैं और उनके क्वथनांक के मान बढ़ रहे हैं। तो यदि हम कुछ यौगिकों का द्विध्रुव आघूर्ण और क्वथनांक के मान देख रहे हैं तो डायपोल मोमेंट बढ़ने के साथ ही क्वथनांक के मान में वृद्धि हो रही है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, समस्त प्रकार के वॉन डर वाल फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अतः वॉन डर वाल फोर्सेस की जैसे जैसे इनकी दूरी कम होती जाएगी उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल होंगे एवं ठोस द्रव गैस में क्रमशः वॉन डर वाल बलों की प्रबलता घटती जाती है। पोलराइजेबिलिटी, वॉन डर वाल फोर्सेस की पोलराइजेबिलिटी के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अतः मॉलिक्यूल जितना अधिक पोलर होगा उसमें उतने ही प्रबल वॉन डर वाल फोर्सेस होंगे। इस कारक का अध्रुवीय पदार्थ के लिए पर्याप्त महत्व है, लेकिन आयनिक यौगिकों में अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि आयनिक यौगिकों में अन्य अधिक प्रबल आकर्षण बलों के कारण वॉन डर वाल बलों की अधिक महत्व नहीं है। ताप के घटने से वॉन डर वाल आकर्षण बल बढ़ते जाते हैं एवं गैसों का द्रवीकरण इसी सिद्धांत पर आधारित है। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स या पाई कॉम्प्लेक्सेस इस प्रकार के यौगिक कॉम्प्लेक्स यौगिक्स या संकुल योगात्मक यौगिक होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज एवं एक इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीसीज के मध्य बनते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता स्पीसीज पाई इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में व्यवहार करता है। एरीन, एल्कीन, एल्काइन एवं साइक्लोएल्कीन द्वारा पाई इलेक्ट्रॉन दाता एवं धातु धनायन आणविक हैलोजन इलेक्ट्रॉन न्यून एरोमेटिक नाभिक जैसे कि पिक्रिक एसिड व नाइट्रोबेंजीन, हाइड्रोजन हैलाइड आदि इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनने के लिए
हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। डी एवं ए के मध्य दुर्बल अंतः आणविक बल कार्य करता है और इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीसीज ए एवं दाता डी के पाई इलेक्ट्रॉन के मध्य कॉम्प्लेक्स संकुलित हो जाता है। इस प्रकार के यौगिकों में किन्हीं विशिष्ट परमाणुओं के मध्य प्रबल सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता, बल्कि बंध के इलेक्ट्रॉन दाता के 2 या अधिक परमाणुओं से आते हैं एवं ग्राही के 2 या अधिक परमाणुओं के साथ वो सहभाजित हो जाते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। एथिलीन एवं सिल्वर आयन पाई कॉम्प्लेक्स। इसी प्रकार टॉलिन हाइड्रोजन सल्फाइड का पाई कॉम्प्लेक्स टॉलिन ब्रोमीन के साथ भी 1:1 पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। साधारणतया पाई कॉम्प्लेक्सों का अस्तित्व विलयन में होता है। पाई कॉम्प्लेक्स रंगीन पीले रंग के होते हैं एवं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन दाता स्पीसीज अपने पाई इलेक्ट्रॉन एवं अबंधी इलेक्ट्रॉन दोनों के दाता के रूप में प्रयुक्त करता है। अतः सभी पाई कॉम्प्लेक्स चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स तो हो सकते हैं, लेकिन सभी चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स पाई कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। इनका अस्तित्व विलीन या ठोस अवस्था में होता है। अतः बहुत से पॉली नाइट्रो कंपाउंड्स विभिन्न हाइड्रोकार्बन एवं फिनॉल के साथ 1:1 चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पिक्रिक अम्ल के साथ 1:1 पिक्रेट बनाते हैं। ये नारंगी रंग के ठोस पदार्थ हैं। 1,3,5 ट्राई नाइट्रोटोलिन एवं मैसीटिलीन 1:1 आवेश स्थानांतरण कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दोनों यौगिकों के बेंजीन रिंग के तल एक दूसरे के समानांतर होते हैं एवं मैसीटिलीन इलेक्ट्रॉन डोनर एवं 1,3,5 ट्राई नाइट्रोटोलिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में होता है। डी के अधिकतम इलेक्ट्रॉन वाले पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉनों का ए के निम्नतम रिक्त पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्थानांतरण होता है। इंक्लूजन कंपाउंड्स। बच्चों, इंक्लूजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? इंक्लूजन कंपाउंड्स जैसे कि समावेशन यौगिकों में 2 अवयव होते हैं। एक अवयव गेस्ट मॉलिक्यूल एवं दूसरा होस्ट मॉलिक्यूल होता है। गेस्ट मॉलिक्यूल फिजिकली होस्ट मॉलिक्यूल की क्रिस्टलीय संरचना में बनी कैविटी में कैद होता है, लेकिन इनके मध्य न तो कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ना ही कोई केमिकल बॉन्ड बनता है। ये दोनों संयुक्त रूप से एक पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। अतः इंक्लूजन कंपाउंड्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, चैनल और कैनाल कॉम्प्लेक्सेस एवं क्लैथरेट या केज कॉम्प्लेक्सेस। चैनल या कैनाल कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे? इस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस में होस्ट मॉलिक्यूल हमेशा समानांतर बेलनाकार वाहिका एक चैनल के रूप में क्रिस्टलाइज हो जाता है एवं गेस्ट मॉलिक्यूल इसमें लंबवत रूप में बंद हो जाता है। जैसे कि यूरिया की एक स्ट्रेट चैनल यौगिकों में एन एल्केन, एन एल्कोहल, एनएल्डिहाइड आदि में क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो यूरिया के अणु अधिक खुली षटकोणीय संरचना में क्रिस्टलाइज्ड हो जाते हैं और इनके मध्य बनी चैनल में एन चैन युक्त कार्बनिक यौगिकों का समावेश हो जाता है। इस प्रकार वाहिका या चैनल कॉम्प्लेक्स बनता है। यूरिया का यह गुण सीधी श्रृंखला युक्त यौगिकों की शाखित श्रृंखला यौगिकों से पृथक करने में युक्त होती है। इस प्रकार ये एक मेथड सेपरेशन में भी काम आता है। चैनल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अतिथि अणुओं का चैनल कॉम्प्लेक्स जो हम बनाते हैं उसमें गेस्ट मॉलिक्यूल की विशेष प्रकार की श्रृंखला की कम से कम लंबाई निश्चित होती है। जैसे 6 कार्बन श्रृंखला से कम एल्केन, 7 कार्बन श्रृंखला से कम एल्कोहल व 5 कार्बन परमाणु श्रृंखला से कम अम्ल वाहिका कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। अतः अधिक लंबी सीधी चैन में यदि एक ही और छोटी श्रृंखला हो तो वे अणु भी अतिथि अणु के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सीजलर ने 1957 में 2-मिथाइलडेकेन भी यूरिया की हेलिकल कैनाल में समायोजित किया और यूरिया की चैनल
का व्यास लगभग 5 एंगस्ट्रॉम होता है। यूरिया में समावेशन यौगिक बनाने के लिए यूरिया के मेथेनॉल में विलयन को गेस्ट मॉलिक्यूल के मेथेनॉल के विलयन के साथ में समावेशन यौगिक का अवक्षेपण प्राप्त होता है। इस प्रकार किसी भी रेसिमिक मिक्सचर के वियोजन में पृथकीकरण में ये मेथड उपयुक्त किया जा सकता है। दूसरा है क्लेथरेट या केस कंपाउंड्स। बच्चों ये एक प्रकार के इंक्लूजन कंपाउंड ही है। इसमें होस्ट मॉलिक्यूल क्या होता है, क्रिस्टलाइज होते समय सीमित साइज का एक मॉलिक्यूलर केज बना लेता है। इन केजेस में गेस्ट मॉलिक्यूल एक तरीके से कैद हो जाते हैं और गेस्ट मॉलिक्यूल का जो साइज़ है इन केजेस के साइज से छोटा होना चाहिए। जैसे कि क्विनॉल को सल्फर डाइऑक्साइड से संतृप्त जलीय विलयन में क्रिस्टलाइज करते हैं तो हाइड्रोक्विनोन के अणु एसिथेई अणु के रूप में प्रयुक्त होकर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ पंजर यौगिक बना लेता है और क्विनॉल हाइड्रोजन सल्फाइड तथा मेथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन के साथ भी क्लेथरेट्स बनाते हैं। इस प्रकार पॉवेल ने 1948 में सर्वप्रथम क्लेथरेट नाम दिया और क्विनॉल अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधित होकर विशाल अणु बना लेते हैं और एक केज स्ट्रक्चर होता है। इस केज में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि अणु बंद होकर एक पिंजर यौगिक बना लेते हैं। क्विनॉल के पिंजर यौगिकों के सूत्र NC6H4OH का होल ट्वाइस Z होता है, जहाँ पर कि Z एक गेस्ट मॉलिक्यूल है। बच्चों क्लेथरेट स्थायी होते हैं और गर्म करने पर क्या होगा, कार्बनिक विलायक में विलय होकर गेस्ट मॉलिक्यूल को सेपरेट कर देंगे। तो इस प्रकार क्लेथरेट्स एक सजातों को पृथकीकरण में प्रयुक्त करते हैं। क्विनॉल मेथेनॉल के साथ तो पंजर यौगिक बनाता है परंतु अन्य अल्कोहल के साथ नहीं बनाता है। बच्चों इस यूनिट के कुछ जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ दिए हैं। इनके द्वारा हम इस चैप्टर को समझ सकते हैं।